हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 21 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 22 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का एसे लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की और आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसे आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके एसे को पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया है और किन किन बिंदुओं को और ऐड करने की आवश्यकता है। इससे पहले हम आपका एसे पढ़ें, आपको बता दें जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, एसे राइटिंग से रिलेटेड हमने आपके लिए 2 सीरीज़ शुरू की हैं। दूसरी सीरीज जो है वो हमारी है एसे राइटिंग डिस्कशन सीरीज और पहली जो हमारी सीरीज है वो है एसे राइटिंग सीरीज। एसे राइटिंग सीरीज को हम नित्य हर एक संडे आपके साथ डिस्कस करते हैं और जब हम आपके साथ वहाँ पे एसे डिस्कस कर लेते हैं तो आपसे कहते हैं कि आप इस एसे को लिखकर अपनी भाषा में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजें, जिसकी लिंक ऑलरेडी हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा दी है। और जब आप लिखकर भेजते हैं तो उसे हम एसे राइटिंग डिस्कशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप हमारी बातें समझ गए। तो बिना देरी किए इस एसे की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सिंपल सा एसे है। एसे हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र, भारत एवं विश्व। वास्तव में ये मॉडल एसे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि अगर ऐसे टॉपिक पे आपसे इन फ्यूचर कभी भी कोई एसे पूछा जाए तो आप आसानी से अपने शब्दों को लिपिबद्ध कर सकें। ठीक है, आपने लिखा ये उत्तर मत लिखिए, डायरेक्ट ऐसे लिखा करिए। अंतरिक्ष जिसकी शुरुआत कब पृथ्वी के उस मंडल क्षेत्र से होती जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, को समझने और जानने के लिए मानवीय मस्तिष्क सभ्यता के जन्म से ही इच्छुक रहा है। चाहे वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की कविता के रूप में हो या चंदा मामा दूर के जैसे शब्दों के भावनात्मक रूप में हो। द अर्थ इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी बट मैनकाइंड कैन नॉट स्टे इन द क्रेडल फॉर एवर। जीवन के सुंदर सुंदर रूपों में समेटे अंतरिक्ष के विषय में खोज करने की लालसाओं ने मानव मस्तिष्क में आमिर जगह बना ही ली थी। चाहे वो 140 एडी टॉलमी द्वारा दी गई जियोसेंट्रिक अवधारणा हो या कोपरनिकस द्वारा हीलियोसेंट्रिक अवधारणा, सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में बताना, या फिर विलियम हर्शेल, एडविन पी हबल से लेकर 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 1 जैसे उपग्रहों को छोड़ने प्रक्षेपित करने की बात हो, या फिर नासा द्वारा अपोलो 11 1969 में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की बात। मानवीय प्रयास इस दिशा में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे और इस दिशा में बढ़ते मानवीय कदम सभ्यता को जीवन की एक नई दिशा देने हेतु प्रयास कर रहे थे। जैसे नासा की स्थापना से लेकर रॉसकॉस्मोस यानी कि सोवियत संघ अंतरिक्ष संस्था, या फिर जापान की जाक्सा या चीन की सीएनएसए, सभी बड़ी उत्तेजनाओं दूरदर्शिता के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण ऐसे नहीं लिखा जाता है, अन्वेषण ये षटकोण वाली सावंती है। ठीक है, अन्वेषण में लगा था। अमेरिका इन सब में कुछ कदम आगे था, जैसे 1974 में चंद्र मिशन, 2011 के मंगल मिशन की सफलताओं ने उसे अग्रणी बना दिया। लेकिन अन्य विश्व के देश भी भला कहाँ पीछे रहने वाले थे और 2020 तक आते आते कई देशों ने चंद्र मिशन लॉन्च किए। अमेरिका परसेवरेंस ये इसका मिशन नहीं है चंद्रमा, ये इसका रोवर है। ठीक है, चीन तियानवें, संयुक्त अरब अमीरत होप मिशन। ठीक है, होप मिशन ये चंद्र मिशन नहीं है, मंगल मिशन है। ठीक है, और इससे भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए स्टारलिंक प्रोजेक्ट द्वारा अंतरिक्ष यात्राएं करने के साथ साथ 2024 तक मंगल बस्ती बसाने की बातों को व्यवहारिक रूप दिया जाने लगा तथा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अभी और प्रयास किए जा रहे हैं। हे स्काई टेक ऑफ योर हैट, आई एम ऑन माई वे। इन सब बातों को देखते हुए ये जो आप कोटेशन डाल रहे हैं ना, इसको विच्छेदित मत रखिए, मतलब या तो इसको नीचे एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इससे एग्जामिनर को बहुत चीज़ों में बुरा लगता है। जैसे आपने यहाँ पे भी आपने एक कोटेशन दिया बट इसको आपने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया। द अर्थ इज क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी बट मैनकाइंड कैन नॉट स्टे इन द क्रेडल फॉर एवर। आप इसको एक्सप्लेन तो करो नीचे। ठीक है, ऐसे अगर आप दे देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा इसने 3 पंक्तियाँ रट ली थी जिनका कोई ना तुक था ना कोई तार था और इसने बस लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। दूसरी बात क्या है कि आपका ये ऐसे शुरू में अगर एग्जामिनर पढ़ेगा
यहाँ तक जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है उसको दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आप बीटेक इंजीनियर हैं, आप स्पेस की फील्ड से आंसर लिख रहे हैं, तो ये ऐसे जो होगा ना ये रिसर्च पेपर बन जाएगा। ये ऐसे राइटिंग नहीं बनेगा। ऐसे का मतलब ये होता है कि जिसमें भावनात्मक इनपुट हो, जिसमें भाषा शैली की एक गहनता हो और व्यापकता हो। अभी क्या है कि अभी ये ऐसे केवल अंतरिक्ष के मिशन पे बात कर रहा है, स्थापनाओं की बात कर रहा है। अभी ये मतलब इमोशनली नहीं टच हुआ है कि वास्तव में इसका पर्पस क्या है, इसकी भूमिका क्या है, ये किस तरीके से लोगों की मदद करेगा, ठीक है, या किस तरीके से लोगों के जीवन को इसने चेंज किया, अभी आपने ये नहीं बताया। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा हम आपको कहते हैं कि संपादकी में और ऐसे में ये डिफरेंस है। ये आपका संपादकी लगता है कि जैसे संपादक लोग लिखते हैं ना तथ्य और तर्क को देते हुए, ऐसे में तर्क और तथ्य इतना प्रबल नहीं होता जितना कि संपादकी में होता है, ठीक है। तो आप इन लाइनों को थोड़ा समेटिए, अभी हम बताएंगे कि आप इनको कैसे आप समेट सकते हैं, ठीक है। आगे आपने लिखा है, हाँ ये तो आप सही कर लीजिए, ठीक है। इन सब बातों को देखते हुए भारत भला खुद को क्यों अनदेखा कर सकता था। और शुरुआत होती है एक साइकिल यात्रा से लेकर गगनयान अवतार अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने तक के प्रयासों के सपनों की। दास्तां की बेड़ियों को तोड़े अभी एक दशक भी नहीं हुआ था, भारत के सामने व्यापक चुनौतियां सिर उठा रही थीं, जिसमें अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, रक्षा, बेरोजगारी बड़े मुद्दे थे, जिनके समाधान की शुरुआत विक्रम साराभाई के प्रयासों से 1947 में स्थापित PRL फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी से होती है। ये वो ही संस्था है जो वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे नहीं, ठीक है, उत्पत्ति को समझने से संबंधित लीगो प्रोजेक्ट चला रही है। भारत ने भी अपने लिए अंतरिक्ष क्षेत्र अपार संभावनाएं बनाने के लिए कंधे मजबूत कर लिए थे, जिसमें पहला प्रयास इन कोस्पर 1962 नामक इतना आप डेप्थ में कहाँ से पढ़ लेते हो भाई, इतना डेप्थ में तो हमने भी नहीं पढ़ा है। इसरो के बारे में इतनी रिसर्च की है, आप कहाँ से पढ़ लेते हो। इसरो की स्थापना को लेकर किया गया आगे की यात्रा। अब इस देखो एक बात आपको बताएं, कई बार क्या होता है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि एग्जामिनर को गहनता चाहिए, और गहनता का मतलब हम ये सोच लेते हैं ज्ञान की गहनता, हम ये सोच लेते हैं कि तथ्यों की गहनता। ये नहीं है। गहनता का मतलब ये होता है कि आप एग्जामिनर को कितना खोने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी भाषा शैली में डूब कर फना हो जाए। सिंपल सी बात, आप लोग जब प्यार मोहब्बत के बारे में देखते हैं तो दो ही तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इतने गिफ्ट देते हैं, इतने गिफ्ट देते हैं कि वो अपने प्यार की गहनता जताते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बिना गिफ्ट दिए सामने वालों को गहनता दर्शा देते हैं, ठीक है, कि वो कितने गहरे पानी में हैं, समझ गए। तो वही चीज़ है। संवेदनशील, सक्षम और मजबूत कदमों पर निर्भर थी। ये वो कदम थे जिन्होंने मानवीय गरिमा को कभी निराश नहीं होने दिया। हालांकि प्राचीन समय में भी भारत के लिए अंतरिक्ष में कुछ प्रयास किए जाते। देखो यही गड़बड़ होती है, हम जब क्रम को डगमगा देते हैं ना तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। अभी आप गगनयान तक और अवतार और 2030 तक पहुंचा ले गए थे एग्जामिनर को, फिर आप तुरंत 1947 पे चले गए, फिर आप तुरंत अब यहाँ पे 18 के समथिंग या कहें कि 17 से 18 सेंचुरी के मध्य में आ गए, और फिर आप लास्ट में एंशिएंट में आ गए। तो इससे एग्जामिनर भ्रमित होता है कि उल्टा क्यों चल रहे हो भाई, सीधा चलो ना प्राचीन काल से, ठीक है। आर्यभट्ट, वारामिहिर जैसे दार्शनिकों द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण आपको पता है कैसे लिखना है, ठीक है, को आसान बनाने के लिए गणितीय पद्धति का विकास हो, या फिर पाशुपात्र या पुष्पक जैसे विमानों की भांति ऐसे लिखना होता है, ठीक है, भांति ग्रंथों में चर्चा हुई। फिर भारतीय माताओं द्वारा सप्तऋषि जैसे तारों के समूहों के बारे में बच्चों को बताने की बात हुई। ये सभी वे बातें थी जो, अब ये देखो सप्तऋषि मंडल, इसको आपको स्टार्ट में लाना चाहिए सारी चीज़ें। चंदा मामा कौन कहता है, हम कहते हैं ना, मतलब भारतीय चंदा को मामा कहते हैं, अमेरिका वाले तो आंटी भी नहीं कहते ना। तो ये बातें समझने वाली बात है। एक आधार बनने वाली थी। भारत इन सब लक्ष्यों बातों को अमल में लाने के लिए अपने नागरिकों के प्रति एक प्रकार से वचनबद्ध हो गया था। मतलब थोड़ा ये वैसा लग रहा है, मतलब जोर जबरदस्ती कि भारत के ऊपर इतना दबाव था, ठीक है, जिस दिशा में उसने अपना कदम
आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण से बढ़ाया और फिर रोहिणी उपग्रह से भारत में टेलीविजन सेवाओं की शुरुआत हो जाती। भारत अपने लक्ष्यों को बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहता था, जिसके लिए उसने कई कदम उठाए, चाहे वो कदम ओशन सेट उपग्रह समुद्र के आंतरिक भागों ओशियन सेट होगा के लिए, या फिर रिसोर्स सेट उपग्रह संसाधन खनिज के हेतु, या फिर कहें कार्टर सेट उपग्रह को मापने। तो अब इतना आपको याद रहेगा, 2005 में ये आया, 2008 में ये आया, है ना। इसीलिए मत लिखा करो जो चीज़ें नहीं आ। देखो सिंपल सी बात है, रॉकेट में क्या खूबी होती है, रॉकेट में जो पेलोड होता है लास्ट में केवल उसी को बचाता है, बाकी वो सारा कूड़ा करकट जितना होता है हटा देता है। तो वही काम आप करिए, ठीक है, कि जितना रॉकेट तक आप एग्ज़ाम तक बोझा ले जा सकें, ठीक है, उसको अपने साथ रखिए। यही सारी चीज़ें तो होती हैं 2013, 2015, 2019 जो आपको एग्ज़ाम हॉल में डिस्टर्ब कर देती हैं और आपकी बेहतरीन कहानी में भी कुछ धब्बे और कुछ दाग लगा देती हैं, ठीक है। तो इन तथ्यों से बचिए। ऐसा नहीं कि हमें तथ्य पता नहीं होते हैं, आपने देखा होगा हम कभी आपको तथ्य नहीं बताते, हम कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताते जो आपको याद करने में जटिल हो, ठीक है, कभी नहीं बताते। तो वही आप काम किया करो। आदित्य L1 2020 में कोरोना सूर्य की बाहरी परत के छानबीन के लिए, देखो इतने ब्रैकेट आप लगाओगे ना तो एग्जाम में डिस्टर्ब होता है। चंद्रयान 3 2021 में चंद्रमा के डार्क स्थिति भेजने के लिए। इतना ही नहीं, इसरो 2023 में शुक्रायन मिशन और 2025 में अवतार मिशन। शाबाश, इसरो वाले तो खुश हो जाएंगे कि इतने तथ्य भाई साहब आपको पता है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 2030 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी पहल कर रहा है। इन सब मिशनों में चाहे राकेश शर्मा हो या कल्पना चावला या सुनीता ऐसे नहीं, सुनीता, ठीक है, विलियम्स, या अंतरिक्ष गर्ल कही जाने वाली टीके अनुराधा जी हों, या फिर वर्तमान जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की, ये क्या आपने लिखा है, ऋषिता बांदला, ठीक है, हों, यह ने भारत की इस यात्रा में अद्भुत सराहनीय कभी ना भूल जाने वाला योगदान दिया, चाहे विक्रम साराभाई हो या फिर सतीश धवन। या अब देखो यही गड़बड़ होता है कि हम इनको यहाँ पे लिया है लेकिन इनको लास्ट में रख रहा है, इससे भी सामना नाराज होता है। क्रम का ध्यान रखें। भारत की उपलब्धियों के लिए अपने जीवन के भौतिकवादी क्षणों को न्यौछावर कर दिया। एक दौर वो था जब अमेरिका ने, अब देखो वही है ना, टूटी हुई कहानी है, इसको विकास क्रम पे ही जोड़ो, ठीक है। और वो पल भारत के लिए किसी अपमान से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले जब यूएसएसआर ने सोयूज रॉकेट पर अपने उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु निर्भर थे, जो कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता में कमी करता था। और यही वो दौर था जब सतीश धवन के शिष्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने SLV-3 1974 में बनाकर तैयार कर दिया। तो ये यात्रा अभी हम थमने वाली या रुकने वाली नहीं थी और विभिन्न लक्ष्य हेतु विभिन्न प्रकार के रॉकेट बनाए। इसरो की संस्था आईजैक बेंगलुरु द्वारा ASLV, PSLV, GSLV, GSLV Mac 2, GSLV Mac 3, गगनयान अवतार, कई बार आपने इस चीज़ को रिपीट किया, गगनयान अवतार, एग्जामिनर नाराज होगा, ठीक है। अभी बात पूर्ण नहीं हुई। अच्छा, जो अमेरिका अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण के हजारों करोड़ डॉलर लेता है, वहीं हमने मंगलयान को जब PSLV-C-25 द्वारा भेजा था तो मैं 450 करोड़, यही तो नहीं लिखना है। देखो हिंदी मीडियम में और UPSC के और बच्चे जो तैयारी करते हैं उनमें यही एक कॉमन डिफ़ॉल्ट होते हैं कि हम बहुत तथ्य लिख देते हैं, बहुत तथ्य हमें नहीं लिखने हैं, ठीक है। अमेरिका कंपनी स्पेस एक्स अपने रॉकेट फाल्कन 9 से 64 उपग्रह भेजकर कीर्तिमान हासिल कर रही थी, लेकिन भारत भला यहाँ ऐसे नहीं बताना है इसको। PSLV-C द्वारा 104 उपग्रह अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करके सर्वाधिक 28 उपग्रह अमेरिका के ही थे। भारतीय इतिहास भारत को गौरवान्वित करने वाले इन पलों और इसरो सरकार के प्रयासों को भला कौन भूल सकता है। ये लाइन कई बार आपने लिखी है, भला कौन भूल सकता है, भला कौन भूल सकता है। ये वो सब था जिसने, ठीक है, जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में प्रथम स्थान दिला दिया। आज इसरो ने SpaceX को टक्कर देने के लिए 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्काई रूट कंपनी की स्थापना के साथ ही मार्च 2019 में स्पेस इंडिया लिमिटेड, है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इससे पहले स्काई रूट कंपनी नहीं थी,
इसके पहले आपकी कंपनी, देखो मुझे नाम मैं भूल गया अचानक से, चलो अभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। बड़ा अच्छा नाम है उसका, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो विपणन संस्था एंट्रिक्स, हाँ एंट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। एंट्रिक्स से अलग होकर कार्य करने के लिए अंतरिक्ष बाजार में भारतीय हिस्सों को बढ़ाने का कार्य करेगी की स्थापना कर दी गई। वर्तमान में प्रोजेक्ट नेत्र जैसे कार्यक्रम अनुच्छेद 51, ऐसे नहीं लिखना, RLV-TD जैसे इसमें, इसको तो आपको अच्छे से बताना चाहिए था। मिशन शक्ति भी आपको बताना चाहिए था, वो बातें आपने मिस कर दी तथ्यों के लिए, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष में होड़ हथियार के रूप में नहीं है, बल्कि सभ्यता के अधिकतम कल्याण करने और अवसर पैदा करने के लिए ये वसुधैव कुटुंबकम के उद्देश्य के लिए, उस प्रयास के लिए जो गरीबी निर्भरता को सक्षम करेगा, उस प्रयास के लिए जो वर्तमान में रक्षा नीति की स्वतंत्रता को अमली जामा, ये वर्ड बेकार टाइप का है, ये मत यूज किया करो अमली जामा, और इस दिशा में भारत को अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। देखिए आपने लिखा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक हो गया है, ठीक है। तो इन तथ्यों को हटा दो, सारे तथ्य इरेज कर दो और भाषा शैली में इसको गुंथित करो। जब भाषा शैली में गुंथित करोगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें सोचने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अपने आप इसे कभी भी लिख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। प्रश्न उठता है कि हम इसे कैसे लिखें भाषा शैली में, ठीक है। तो आपके जितने भी पॉइंट इसमें दिए गए हम उन्हीं सारे पॉइंट को यहाँ पे कंपाइल करेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन लिखकर बताएंगे कि आप इस तरीके से इसे लिख सकते थे। हम कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे, अपनी किसी भी भाषा शैली का इसमें उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने लिखने की शुरुआत की है तो आप यहाँ पे बताएंगे अंतरिक्ष क्षेत्र भारत एवं विश्व के बारे में, ठीक है। अंतरिक्ष क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो अनगिनत कहानियों और अनसुलझी पहेलियों का एक क्षेत्र है। वास्तव में इस क्षेत्र की शुरुआत तो बचपन में दादी नानी की कहानी और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की कविताओं से देखने को मिलती है। वास्तव में इस कहानी में अगर भारत की बात करें तो सप्तऋषि मंडल से शुरू होकर आर्यभट्ट और वारा मिहिर की पुस्तकों में समाप्ति मिलती है। यहाँ पे जब अंतरिक्ष की बात हम करते हैं तो अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र हो जाता है जिसे सुलझाने के लिए विश्व के कई सारे महारथी देश आगे आए। इस दिशा में अमेरिका की बात हो या यूएसए की बात हो, बात चाहे अपोलो 11 की हो या फिर स्पुतनिक की हो, इन सब ने जब पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजा तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि इस गुत्थी को हम सुलझा सकते हैं और आगे आने वाले समय में इसमें छिपे उन अनगिनत ब्रह्मांडी रहस्य को भी कृत संकल्पित कर सकते हैं। और जब हम इनको कृत संकल्पित करेंगे तो ये आगे चलकर दुनिया के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। लेकिन विकास की इस रफ्तार का शायद अंदाजा न था, विकास की इस रफ्तार ने किस तरीके से विनाश की रफ्तार में तब्दील करेगा इस बात का भी अंदाजा न था। आज अंतरिक्ष क्षेत्र एक प्रतिस्पर्धा का दौर बन गया है। आज वो दौर बन गया है कि जहां पे अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से न केवल पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास की बात की जा रही है, बल्कि अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से दुनिया के कई बड़े बड़े विकासशील देशों पर सीधे निशाना करने की बात की जा रही है। तो इस दिशा में भारत के कदम पीछे नहीं रहने वाले थे। इस दिशा में भारत अपनी कदम ताल को इनके कदमों से पीछे रखने वाला नहीं था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब मुल्क आज़ाद हुआ तो आज़ादी की सुबह की उस पहली किरण से उन राष्ट्र नायकों ने, उन युग निर्माताओं ने ये दृष्टिपात किया कि आगे चलकर हम किस तरीके से अंतरिक्ष में अपनी गणना को सुचारू रूप से संकल्पित करा सके, क्योंकि ये वही देश है जहाँ पे प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक में अंतरिक्ष के संदर्भ में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार में अन्वेषण हुए। चाहे वो टीपू सुल्तान के रॉकेट निर्माण की बात हो, चाहे जय सिंह के द्वारा कई सारी खगोलीय विज्ञान की बात हो, चाहे वारा मिहिर या आर्यभट्ट के सिद्धांतों की बात हो या फिर शून्य की खोज की बात हो, ये सब कहीं ना कहीं अंतरिक्ष के उस खगोलीय ज्ञान को अन्वेषित करने के लिए प्रयासरत थे, जिसे 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने यथावत और साकार रूप दिया। ये रूप था इसरो की स्थापना का, ये समय था देश की आज़ादी का, ये समय था उस नए जुनून का, उस नई जिद का जिसके माध्यम से भारत अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ा रहा था। ये दौर था उस समय का जब कई सारे विकसित देश अपने यानों को विश्व स्तर पर अंतरिक्ष में भेज चुके थे,
लेकिन भारत जो कि साइकिल से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है, जिसने क्षण मात्र भी अपने उन संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया और कम से कम संसाधनों के माध्यम से अंतरिक्ष की उड़ान भरी, ये उड़ान वास्तव में साकार रूप में थी। ये उड़ान थी उस मानवता के लिए जो विश्व स्तर पर अपनी एक नई कहानी लिखने को तैयार थी। वो दौर भी याद है जब भारत के ऊपर विश्व के कई सारे विकसित देशों ने अपने प्रतिबंध लगाए। वो दौर भी याद है जब भारत क्रायोजेनिक इंजन के लिए जगह जगह तरस रहा था। वो दौर भी याद है जब भारत के ऊपर कई सारे विश्व के देशों ने अपने संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने के लिए अपने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन भारत इससे घबराया नहीं। भारत के वैज्ञानिक इससे पीछे नहीं हटे। भारत के वैज्ञानिकों का संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ और अपने उस दृढ़ संकल्प के माध्यम से आखिर हमने क्रायोजेनिक इंजन बना ही लिया। आखिर हमने अपने बाहुबली रॉकेट को बना ही लिया और उस बाहुबली ने जब अपनी उड़ान भरी तो न केवल विश्व रिकॉर्ड बनाए बल्कि सस्ते से सस्ते रूप में उपग्रहों को लॉन्च किया। ये दौर वही है आज जब कई सारे विश्व के विकसित और विकासशील देश अपने उपग्रहों को हमसे प्रक्षेपित करवाते हैं। ये दौर है आज वही जब भारत गगनयान की अपनी उड़ान भर रहा है। ये दौर है उस नए भारत का जहां पे आगे आने वाले समय में हम खुद का स्पेस सेंटर लॉन्च करने वाले हैं। ये दौर है उस समय का जब भारत न केवल मंगल बल्कि सूर्य के साथ साथ शुक्र में भी अपने ग्रहों की परिक्रमा कराने वाला है। ये दौर है उस समय का जब विश्व पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो भारत भी पर्यटन के लिए अग्रणी भूमिका निभाने की ओर तैयार है, क्योंकि इस दौर में न केवल भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं बल्कि 130 करोड़ युवाओं और युवकों का जोश शामिल है। उनकी उम्मीदें शामिल हैं, उनका संकल्प शामिल है, उनका विश्वास शामिल है, उनकी जिद शामिल है। और इसी जिद और जुनून और इसी विश्वास ने हमारे उपग्रहों की हमारे लिए रक्षा करने के लिए हमने मिशन शक्ति लॉन्च किया, ताकि कोई भी विकसित या विकासशील देश हमारे उपग्रहों को अंतरिक्ष में किसी भी तरीके से विखंडित ना कर सके, ताकि हमारे उपग्रह सही और सुचारू रूप से संचारित रहें। इसरो इस दिशा में अपने कदम आगे से आगे बढ़ा रहा है, लिख रहा है नई से नई इबारत एक नए भारत के लिए। हम जब पढ़ते हैं कि इसरो के संस्थापक उस समय के विक्रम साराभाई से जब पूछा गया कि आखिरकार इसरो का उद्देश्य क्या है, आखिरकार इसरो को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो अंतरिक्ष में अपने कदम ताल मिलाने के लिए आगे आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसरो का उद्देश्य केवल मानवता का प्रसार है, इसरो का उद्देश्य केवल लोगों का कल्याण है, इसरो का उद्देश्य केवल वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ावा देना है, इसरो का उद्देश्य केवल और केवल अंतरिक्ष को सकारात्मक रूप से उपयोग कर प्रतिस्पर्धा को रोकना है। इसरो प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ेगा बल्कि इसरो प्रत्येक मानव के कल्याण में बसेगा। उपयुक्त पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि इसके बीच में वो मानवता है, इसके बीच में वो नैतिकता है, इसके बीच में वो संकल्प हैं, या कहें इसके बीच में वो मूल्य हैं जो आगे आने वाली दुनिया को एक नई राह दिखाएंगे। और इस दिशा में इसरो के कदम कभी पीछे नहीं हटे, इसरो कभी डगमगाया नहीं। चंद्रयान 2 की फेलियर हो या चंद्रयान 1 की सफलता हो, मंगलयान के सस्ते से सस्ते में प्रक्षेपण की बात हो, इसरो कभी नहीं डगमगाया, बल्कि अपने सुचारू और संकल्प रूपी अभियानों को हमेशा नित नवीन ऊंचाई देता रहा। उसी दिशा में हमारा आदित्य L1 है, उसी दिशा में हमारा RLV-TD है, उसी दिशा में हमारा गगनयान है, उसी दिशा में हमारा शुक्रायन है, उसी दिशा में हमारा अवतार है। और ये दिशा एक सकारात्मक की है, ये दिशा है चंदा को उस मामा से मिलाने की, ये दिशा है उस सप्तऋषि में अपनी माताओं की कहानी को साकार करने की, ये दिशा है अंतरिक्ष को फिर से अपना ग्रह मानने की। क्योंकि भारत एक सकारात्मक देश की भांति इस विश्व को एक सच्चा पाठ पढ़ा रहा है। ऐसे आप लिखिए ना, मतलब जितना बेहतरीन लिख सकते हो, जितने आप तथ्यों को दूर करके कहानी के रूप में बना सकते हो, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी बात समझ गए कि इस ऐसे को कैसे लिखना है। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में पढ़ा ही दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे कहानी को गुंथित किया करें, और जब ऐसे कहानी को गुंथित करेंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए ऐसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।